पहाड़ में पैदा हुआ और मैदान में चला है। यह कुछ इस तरह हुआ जैसे मेरा दिमाग पहाड़ में छूट गया और शरीर मैदान में चला है। यह इस तरह जैसे पहाड़ सिर्फ मेरे दिमाग में रह गया और मैदान मेरे शरीर में बस गया। पहाड़ पर बारिश होती है, बर्फ पड़ती है, धूप में चोटियां अपनी वीरानगी को चमकाती रहती हैं, नदियां निकलती हैं और छतों से धुआं उठता है। मैदान में उस समय धूल उड़ रही होती है, कोई चीज ढहाई जा रही होती है, कोई ठोक पीट चलती है और हवा की जगह शोर दौड़ता है। मेरा शरीर मैदान है, सिर्फ एक समतल जो अपने को घसीटता चलता है शहरों में, सड़कों पर, हाथों को चलाता और पैरों को बढ़ाता रहता है। एक मछुआरे की जाल की तरह वो अपने को फेंकता और खींचता है एक अशांत और डावाडोल समुद्र से। मेरे शरीर में पहाड़ कहीं नहीं है और मैदान और पहाड़ के बीच हमेशा की तरह एक खाई है। कभी कभी मेरा शरीर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है और अपने दिमाग को टटोलने लगता है। जाने माने कवि और रचनाकार मंगलेश डबराल का रचना संसार बहुत विशाल और व्यापक है। उनके कविताओं में या उनके चिंतन में हमेशा आपको एक बेहद संवेदनशील और मानवीय मूल्यों से जुड़ा नजरिया मिलेगा। बेशक आप मंगलेश जी से कई मुद्दों पर असहमत हो सकते हैं। सत्ता, साहित्य, पत्रकारिता और हिंदी भाषा के पतन पर उनकी तल्ख टिप्पणियों पर विवाद भी हो सकते हैं और प्रतिरोध का साहस दिखाने के लिए उन पर बहुत तरह के उल्टे सीधे कमेंट भी किए जा सकते हैं। लेकिन साहित्य में उनके योगदान को उनके विरोधी भी इनकार नहीं कर सकते। आज के दौर के एक महत्वपूर्ण कवि के तौर पर उनकी जो जगह है वह कोई दूसरा नहीं ले सकता। अपने दौर में मंगलेश जी ने अमृत प्रभात से लेकर जनसत्ता तक पत्रकारिता और साहित्य के बीच एक अहम कड़ी का काम किया। आज के दौर में और खासकर आर्थिक उदारीकरण के बाद पत्रकारिता के स्तर पर उनकी बेबाक टिप्पणियां खासी अहम हैं। हिंदी पत्रकारिता जिसकी इतनी बड़ी परंपरा रही है वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है और अब पत्रकार भी अपने आप को पत्रकार कहलाने में कोई गर्व का एहसास नहीं होता उन्हें। और उन्हें भी, जैसा कि विनीत ने ये कहा, कि उन्हें भी लगता है वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। सब कुछ जो है अखबार के जो स्वामी हैं, अखबार के स्वामित्वधारी जो लोग हैं, सब कुछ उनके अनुसार तय हो रहा है। संपादक नाम की संस्था कब की नष्ट की जा चुकी है। और मैं कुछ हिंदी अखबारों को पढ़ता रहा हूँ। मुझे लगता यह है कि उनमें जो कुछ हो रहा है वो एक ख़ास तरह का बिचौलियापन है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक तरह का बड़े पैमाने पर हिंदूकरण। तो हिंदी अखबार आज लगभग हिंदू अखबार में बदल चुके हैं और वो हिंदू हित और हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व जो पार्टी कर रही है और जो कि कॉरपोरेट भी है अपने आप में, वो उसके वो पूरी तरह समर्थक हैं। उनमें कोई आलोचना दृष्टि नहीं है और समाज में क्या हो रहा है इससे भी उन्हें बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। उनकी कविताओं में उनका गांव है, कठिन जीवन है, भूख और गरीबी है, सत्ता के चेहरे हैं, प्रकृति है, प्रेम है, समाज की विद्रूपताएं हैं और कहीं न कहीं निराशा भी है। हिंदी पत्रकारिता और साहित्य के पतन को लेकर उनकी चिंता और बेचैनी भी है। मैं जिस हिंदी की बात कर रहा हूँ वो उसका वर्तमान स्वरूप है। मैं उस हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें प्रेमचंद ने लिखा, जिसमें निराला ने लिखा, जिसमें मुक्तिबोध, रघुवीर साय, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, इस तरह के कवि व्यक्तित्व हुए, इस तरह के बड़े व्यक्तित्व हुए। मैं उस हिंदी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं उस हिंदी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो उसका वर्तमान रूप है वो अक्षम हो चुकी है इन सब का विरोध करने में, है ना। तो एक बात। दूसरी बात है कि देखिए, मैं
पिछले लगभग 45 वर्षों से हिंदी में लिखता आ रहा हूँ। मैंने थोड़ा बहुत कविता लिखी, थोड़ा बहुत पत्रकारिता की, और ऐसा कैसे संभव है कि मैं जिस भाषा में लिखता रहा हूँ उसको मैं प्रेम न करता हूँ, उससे मैं प्यार न करता हूँ। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम अपनी भाषा को एक सभ्य आचरण, सभ्य और मानवीय आचरण की भाषा बने रहने दें। हम उसे घृणित भाषा में न बदलें। साहित्य अकादमी सम्मान लौटाने को लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर उनके विरोधियों ने कई तरह की गंभीर टिप्पणियां उन पर की, लेकिन मंगलेश जी बहादुरी के साथ अपने विचारों के साथ रचना कर्म में लगे रहे। कई देशों की तमाम भाषाओं में उनकी कविताएं छपी हैं। उन्होंने बेहतरीन अनुवाद किए हैं, अद्भुत कविताएं लिखी हैं, और संगीत के साथ साथ कला संस्कृति पर उनकी पकड़ और लेखन का जवाब नहीं। बेशक मंगलेश जी को पढ़ना, उन्हें सुनना और उनकी संवेदनशीलता को महसूस करना एक अनुभव से गुजरने जैसा है। इस कालजयी कवि और बेहद सरल व्यक्तित्व की बेहतरी के लिए हमारी मंगल कामनाएं।